वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका इस चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज का वीडियो हमारा एनएमएस के पेपर को सॉल्व करने के बारे में रहेगा और ये 2022-23 का पेपर हम सॉल्व करेंगे। ये आपका सेकंड पेपर रहता है, द्वितीय प्रश्न पत्र रहता है और ये सेट का पेपर रहेगा। ठीक है, आप जानते हैं इसमें आपको समय 2 घंटे का मिलता है और पूर्णांक 100 होते हैं और प्रश्न भी 100 ही होते हैं। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है। ठीक है, और आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे में ये सॉल्व करना होता है। आपको ये सॉल्व करने के लिए आपको OMR पत्रक मिलता है, जिसमें कि आप काली और नीली पेन से का इस्तेमाल करके उसको ले जाते हैं। ठीक है, और इसमें आपको बॉल पेन ले जानी है, आप जेल पेन नहीं ले जाएंगे, आप सिर्फ काली और नीली बॉल पेन ही का ही प्रयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदुस्तान शब्द से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य चुनिए। ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो अंडरलाइन भी कर रखी है, लेकिन आप जब भी कोई भी प्रश्न करें तो आप उन पर जो नोट दे रखा है, जो प्रश्न दे रखा है, उसको अवश्य पढ़ें। ठीक है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आपका प्रश्न गलत हो सकता है। ठीक है, तो हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदुस्तान शब्द से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य चुनना है आपको। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है नंबर 1, 13वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिनहाज असिराज द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। मिनहाज असिराज ने हिंदुस्तान शब्द का राजनीतिक अर्थ में इस्तेमाल कर उन इलाकों के लिए किया जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आते थे। बिल्कुल सही है। सी वाला है, दिल्ली सल्तनत के प्रचार प्रसार के साथ साथ हिंदुस्तान शब्द के अंतर्गत दक्षिण भारत शब्द का समावेश हुआ। ये नहीं है। चौथा देख लेते हैं हम। इसमें हम चौथा देख लेते हैं पहले। डी वाला कि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। तो ये भी सही है। तो यानी इसमें जो गलत है वो ये है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा सी। ठीक है, पहले का राइट आंसर सी। ओके, बाकी तीनों सही है। उसमें ए इज करेक्ट है, बी करेक्ट है और डी करेक्ट है। ये तीनों सही हैं, सिर्फ सी ही गलत है। तो आपको वहाँ असत्य चुनना था, तो असत्य सी है। ठीक है, तो इसका एक का जो राइट आंसर होगा वो है सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। मध्यकाल के दौरान रहट का इस्तेमाल किस कार्य के लिए किया जाता है? रहट का कार्य का इस्तेमाल किस कार्य के लिए किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है सिंचाई, कटाई, युद्ध, यातायात। तो इसका जो राइट आंसर है ए, सिंचाई, इरिगेशन के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं? इसका जो राइट आंसर ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह स्थान जहां दस्तावेज एवं पांडुलिपियां संग्रहित की जाती हैं कहलाता है। जहां दस्तावेज और पांडुलिपियां रखी जाती हैं तो उनको क्या कहते हैं हम? मठ, मंदिर, दरबार, अभिलेखागार। तो इसका जो राइट आंसर है 3 का डी, अभिलेखागार। ठीक है, आई होप कि आपने तीनों प्रश्न कर लिए हैं। आपने अभी तक भी अगर अपनी जीके की कॉपी नहीं निकाली तो आप अपनी जीके की कॉपी अवश्य निकालिए। ठीक है, जीके की कॉपी निकाल के उनमें जैसे मैं प्रश्न बताते जा रहा हूँ आप जीके की कॉपी में नोट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान। स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान करना। आपको यहाँ कुछ दे रखे हैं, यहाँ भी कुछ दे रखे हैं, आपको इनका सही मिलान करना है। तो हम पहले देख लेते हैं स्तंभ एक में क्या दे रखा है। देवदान, सालाभोग, वलन वगाई और ब्रह्मदेव। और जो स्तंभ बी में दे रखा है, विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि, ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने गई भूमि या मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, गैर ब्राह्मण किसान की भूमि। तो जो देवदान है, तो देवदान क्या है? देवदान है मंदिरों को, जैसे उसका नाम ही है, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। ठीक है, मैं सही कर लेता हूँ, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। सालाभोग ये विद्यालय को उपहार में दी गई भूमि होती थी या विद्यालय के रख रखाव के लिए दी जाने वाली भूमि होती थी। वेलन वगाई ये गैर ब्राह्मण किसान की भूमि होती थी और ब्रह्मदेह ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। तो इसका आपने नोट कर लीजिए, आप इसको ऐसे ही मिलान कर लीजिए। ठीक है, मैं ऑप्शन के लिए हाँ, अब इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो उसके हिसाब से ये राइट ऑप्शन बनेगा बी। ठीक है, जो 4 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी। आप मैंने ऊपर ही बताया, आप उसको भी नोट करेंगे।
ठीक है, जो मिलान कारक है आप उसको भी नोट करेंगे और उसके बाद ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं थी। ठीक है, क्या नहीं थी है? हाँ, ये ध्यान में रखेंगे, क्या थी नहीं, क्या नहीं थी, इसको ध्यान में रखेंगे। उसे ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है, बिल्कुल सही है, उसके लिए ये योग्यता थी। उसके पास घर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही। ये तीनों हैं। क्या नहीं थी? ये नहीं थी, वहाँ आय की कोई कहीं भी जिक्र नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, इसके लिए जो आवश्यक योग्यता ये नहीं थी। ओके, तो 5 का राइट आंसर सी। चलिए क्वेश्चन 6 देख लेते हैं और ये फिर से मिलान वाला है। स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। स्तंभ एक में हमारे पास है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। स्तंभ बी में है चौसा की लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, शहजादे खुर्रम का विद्रोह। तो बाबर ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? बाबर ने लड़ी थी खानवा की लड़ाई। हुमायूं ने चौसा की लड़ाई, अकबर ने हल्दी घाटी की लड़ाई और जहांगीर के समय शहजादा खुर्रम का विद्रोह हुआ था। तो इस प्रकार जो 6 का अब आप जानेंगे आंसर। तो जो 6 का जो राइट आंसर है वो है बी। ओके, तो ये आ रहा है ना ए का 3, तो ये ए का 3 आया। ठीक है, तो इसका 6 का जो राइट आंसर है वो है बी। आप इसको भी नोट करें, जो स्तंभ वाले हैं या जो कथन वाले हैं उनको पूरा पूरा नोट करेंगे आप। 7 वाला देख लेते हैं। मुगलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों को चुनिए। पहला कथन है, मुगल चंगेज खान एवं तैमूर के वंशज थे। सही है। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। सही है। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार के रूप में भर्ती होते थे। बिल्कुल सही है। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन कपास एवं चाय के निर्यात पर लगने वाला कर था। नहीं, वो सभी प्रकार की जो खेतीहारी चीज़ें होती हैं उन पे लगान वसूलते थे। ठीक है, कर वसूलते थे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है अब हम उनको देख लेते हैं। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो है सी। कथन 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। सिर्फ इसमें जो 4 है यही गलत है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसलिए सी इसका राइट आंसर है। आप नोट भी करते रहें। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुलह कुल के विचार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य चुनिए। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है। ओके, तो मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, आप नोट करते रहिए। पहला ऑप्शन है, सुलह कुल की धारणा विभिन्न धर्मों के अन्वयों में अंतर नहीं करती थी। बिल्कुल सही है। सुलह कुल का केंद्र बिंदु नीति शास्त्र की एक व्यवस्था को सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शक्ति पर बल था। बिल्कुल सही है। बीरबल ने सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन की दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। नहीं, बीरबल ने नहीं की थी, तो ये गलत है। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। सही है। ठीक है, तो ये इसका जो जो ऑप्शन गलत है, यानी जो इसमें सही है वो क्या होगा? सी। बीरबल ने नहीं की थी, तो किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। ठीक है, तो इसमें इसका जो राइट आंसर आपने नोट कर लिया है, इसका जो राइट आंसर है वो है सी। मैंने आपको यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हैं कि बीरबल की जगह आप अबुल फजल ने सुलह कुल के जो विचार पे आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की थी, बीरबल ने नहीं की थी। आप इसको भी नोट कर सकते हैं चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये भी स्तंभ वाला है। स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे मंदिरों के नाम हैं, तिरुपति, तिरुमलाई, पुष्कर, ये जगहों के नाम हैं और यहाँ पे उनके राज्य दे रखे हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो बिल्लन स्वामी है मध्य प्रदेश में, तिरुपति है आंध्र प्रदेश में, तिरुमलाई है तमिलनाडु में और पुष्कर है राजस्थान में। तो आपने ये देख लिया है, अब आप आसानी से विकल्प चूज कर सकते हैं। तो 9 का जो राइट आंसर है वो है ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 10 देखें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब बटन है इस समय आपके स्क्रीन पे विजुअल है, आप इसको अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जानते हैं कि हम ऐसे ही वीडियो हम अक्सर लाते रहते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
आपकी स्कॉलर की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। यहाँ पे आपको 2 कथन दे रखे हैं, इन पे विचार करना। सबसे पहले कथन 1 है, 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों में यूरोपीय कंपनियों द्वारा ब्लैक टाउन स्थापित किए गए थे। उन्होंने क्या किए थे? ब्लैक टाउन स्थापित कर रखे थे। ठीक है, पहला कथन ये बिल्कुल सही कथन है ये। ठीक है, उन्होंने ऐसा किया। कथन सेकंड है, देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया। ये भी सत्य है। ठीक है, अब हम जो ऑप्शन है हमारे पास उनको देख लेते हैं। कथन 1 सही है तथा कथन 2 गलत है। नहीं, ये नहीं है। कथन 1 गलत है तथा कथन 2 सही है। ये भी गलत है। दोनों कथन सही हैं, बिल्कुल सही। तथा कथन द्वितीय सेकंड कथन 1 की व्याख्या करता है। सही। दोनों कथन सही हैं एवं कथन द्वितीय कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। आप नोट करते रहें, 10 का जो राइट आंसर सी है। 11 देख लेते हैं। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य चुनिए। आपको यहाँ भी इनकरेक्ट चुनना है। ठीक है, इनकरेक्ट आपको चुनना है। इसमें पहला है ए है, इसे जेम्स मिल द्वारा 1817 ईस्वी में लिखा गया। बिल्कुल सही लिखा गया। इसके 2 भाग हैं। नहीं, इसके 2 नहीं, इसके 3 भाग हैं। इस पुस्तक में उसने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा था। बिल्कुल सही है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले यूरोप से पीछे हैं। बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। 11 का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, उसके 3 खंड थे, 2 खंड नहीं थे। 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। हमारे पास कथन 1 है, 19वीं सदी के शुरुआत तक अंग्रेजों द्वारा पूरे भारत का नक्शा तैयार करने के लिए बड़ी सर्वेक्षण किए जाने लगे थे। ठीक है, उनके द्वारा सर्वेक्षण किए जा रहे थे। कथन द्वितीय है, अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। बिल्कुल दोनों कथन बिल्कुल सही है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। जो 12 का है हमारे पास ऑप्शन हम दिख रहा है। कथन 1 सही है तथा कथन 2 गलत है। बिल्कुल नहीं। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। ये भी नहीं है। दोनों कथन सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। दोनों कथन सही हैं एवं कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर है सी है। ठीक है, आप इसको अपनी कॉपी में भी जो कथन वाले हैं उनको तो पूरा पूरा नोट करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है, बाकी का तो आप मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और जिसको मैं सही बता रहा हूँ आप उसी को नोट कर सकते हैं। लेकिन जो कथन वाले हैं उसमें आपको पूरे 4 विकल्प नोट करने पड़ेंगे, तभी जाके बात बनेगी। भारतीय रियासतों में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त रेजिडेंट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य चूज कीजिए। आपको यहाँ इसमें भी इनकरेक्ट चूज करना है। हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए है, ये कंपनी के राजनीतिक तथा व्यावसायिक प्रतिनिधि थे। सही। इनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और इन्हें आगे बढ़ाना था। सही। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के मामलों में दखल देने लगे थे। बिल्कुल सही। तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी। ठीक है, क्योंकि तीनों कथन बिल्कुल सही है। वो ऐसा का जो रेजिडेंट थे वो ऐसा कर रहे थे। ठीक है, तो 13 का जो राइट आंसर डी होगा। हम 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य चूज कीजिए। इसमें भी असत्य चूज करना, आपको इनकरेक्ट चूज करना। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको चूज करना है। ए देख लेते हैं। जाति उन्मूलन के लिए काम करने हेतु 1840 ईस्वी में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। सही। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। बिल्कुल सही था। राजा राममोहन रॉय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने के लिए पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया था। बिल्कुल सही है। हरदास ठाकुर के मातवा पंथ ने गुजरात के दुबला समुदाय के बीच काम किया था। ये गलत है। उन्होंने मातवा पंथ की, लेकिन उन्होंने गुजरात में नहीं बल्कि बंगाल में काम किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 14 का डी है। ठीक है, चलिए 15 देख लेते हैं। 15 है, प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो हमारे पास अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद
18, अनुच्छेद 21। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 21 में। ठीक है, डी वाला आर्टिकल 21 इसका राइट आंसर है। 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है पीएचसी। पीएचसी स्टैंड फॉर, जो हॉस्पिटल होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो पीएचसी हो या सीएचसी होते हैं। तो पीएचसी का पूरा अर्थ क्या है? तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पर्सनल हेल्थ केयर, प्राइवेट हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ केयर। तो इसका जो राइट आंसर है ए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, पीएचसी की फुल फॉर्म प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। चलिए 17 देख लेते हैं। भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिनियम पारित किया। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास जो ऑप्शन है 1995, 96, 97, 98। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है 1995, 1995। डियर स्टूडेंट, आप जैसे मुझे विश्वास है कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं और आप उसको अपनी जीके की कॉपी में भी नोट कर रहे हैं, जिससे कि जो भविष्य में आपको अगर इन प्रश्नों की आवश्यकता पड़े तो आप आसानी से इन प्रश्नों को कर पाएँ। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथन कारण पर विचार कर सही विकल्प चुनिए। ये भी कथन और कारण संबंधित है। कथन एस है, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार है। बिल्कुल सही बात। कारण, हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। बिल्कुल सही, दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। कथन एस एवं कारण आर दोनों सही हैं। कथन एस की व्याख्या कारण आर करता है। बिल्कुल सही। कथन एस एवं कारण आर दोनों सही हैं तथा कथन एस की व्याख्या कारण आर नहीं करता है। बिल्कुल गलत। कथन एस सही है तथा कारण आर गलत, ये भी गलत। कथन एस गलत है, ये भी गलत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ओके, आप नोट करते जाइए। हम 19 देख लेते हैं। किसी राज्य की विधानसभा में ऐसे राजनीतिक दल को बहुमत में माना जाता है जिसके विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं। सही। आधे निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं। गलत। आधे से कम निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं। गलत। जिस दल का मुख्यमंत्री पद हेतु घोषित उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं। गलत। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है ए। आप नोट करते रहिए। 20 देख लेते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर, ये भी कथन वाला है, विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। बिल्कुल सही। विधायक का चुनाव 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र वाले लोगों द्वारा किया जाए। बिल्कुल सही। जो हमारी वोट देने की उम्र है वो है 18 साल, यानी किसी व्यक्ति को 18 वर्ष हो चुके होते हैं, ठीक है, या उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो वो अपने विधायक या सांसद को चुन सकता है। तो ये भी सही है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को विधानसभा के लिए चुना जाता है। बिल्कुल सही। एक ही आदमी चुना जाता है, किसी भी पार्टी का दल का हो, लेकिन विजेता तो एक ही रहेगा। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल गठबंधन को सत्ता पक्ष कहा जाता है। जो सत्ता में आएगा, जिसको ज़्यादा वोट मिल जाएगी, जो आधे से अधिक जीत जाएगा, तो वो सत्ता पक्ष में। तो ये भी सही है, यानी ए, बी, सी और डी चारों सही है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, क्योंकि सारे ऑप्शन सही हैं। ओके, तो आप नोट कर लें। चलिए, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता लें। ठीक है, हम प्रत्येक प्रश्न का, जो भी प्रश्न होते हैं जो रिलेवेंट होते हैं, उनका अवश्य जवाब देते हैं। तो आप आराम से क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए 21 वाला देख लेते हैं। जब हम लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार नहीं करते तो कहलाता है भेदभाव, रूढ़िवादिता, बंधुत्व, न्याय। तो इसका जो राइट आंसर है ए, भेदभाव। अगर हम किसी के साथ समानता और आदर से व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो हम उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ए। 22 देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्म के नाम पे भेदभाव की अवधारणा, सभी लोगों द्वारा एक ही धर्म का पालन करने की अवधारणा, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा, प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय का सदस्य बनने की अवधारणा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो 22 का जो राइट आंसर है, 22 का राइट आंसर सी होगा। ठीक है, 23 देख लेते हैं। संविधान सभा का गठन किया गया था? नवंबर 1946, दिसंबर 1946, नवंबर 1949, दिसंबर 1949। तो 23 का
जो राइट आंसर है वो है बी, दिसंबर 1946 को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों में सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, फिर से देख लीजिए, सम्मिलित नहीं है लिखा है। तो हमारे पास ऑप्शन है संघवाद, संसदीय शासन पद्धति, शक्तियों का पृथक्करण, दोहरी नागरिकता। तो ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है, क्योंकि हमारे यहाँ राज्य और केंद्र दोनों होते हैं, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है। ठीक है, राज्यों के लिए अलग और देश के लिए अलग नागरिकता नहीं है। तो हमारे पास हमारे देश में सिर्फ एक ही नागरिकता है, पूरे देश का निवासी होगा। ठीक है, तो डी इसका 24 का जो राइट आंसर है वो है डी। 25 देख लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जी ऑस्टिन या महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर सी, जी ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा मौलिक अधिकार मानव व्यापार को प्रतिबंधित करता है? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर है सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 27 देखें, अगर आपने अपने अभी तक भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ठीक है, तो उनको कितने मौलिक अधिकार दिए हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसका जो राइट आंसर डी, 6। पहले 7 थे, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले 7 थे और अब 6 ही हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा वाला मौलिक अधिकार अब हटा दिया है। ठीक है, वो 7वां कौन सा था कि जो अब हटा दिया है, अब 6 ही रह गए हैं। तो आप इस मौलिक अधिकार को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, जिससे मुझे भी पता लगे कि आप क्वेश्चन नंबर 27 तक पहुँच गए हैं और आपको यहाँ तक प्रश्न समझ में अच्छे से समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर नहीं है? कानपुर, लखनऊ, हरिद्वार, पटना। तो इसका डी, लखनऊ। लखनऊ किसके किनारे है? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, बाकी कानपुर गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे, पटना भी गंगा नदी के किनारे है, सिर्फ लखनऊ नहीं है, और वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है? सड़क, पार्क, उद्योग, भूमि। तो इसका जो राइट आंसर है डी, भूमि। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। कीर्तन एवं दहन कृषि से संबंधित असत्य कथन है। कीर्तन एवं दहन अगर आपने किताब में पढ़ा होगा तो उसमें झूमिंग कृषि भी लिखा होगा कहीं कहीं, तो उसी से संबंधी है। किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते थे। बिल्कुल सही है, करते हैं। उसमें झूमिंग खेती में, कीर्तन या दहन कृषि में ऐसे ही होता है। वृक्षों को जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। बिल्कुल सही। कीर्तन और दहन की पद्धति से प्राकृतिक पर्यावरण में संतुलन स्थापित होता है। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। बिल्कुल सही। तो इसका जो राइट आंसर है सी। ठीक है, ये सत्य नहीं है। समझ रहे हैं कि कोई संतुलन स्थापित नहीं होता है। अगर हम पेड़ को जला देंगे तो संतुलन कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। चलिए 31 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन है? किन में से प्राकृतिक संसाधन क्या है? कैंसर उपचार की औषधियाँ, इमारत, उष्ण कटिबंधीय वन या प्रौद्योगिकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, उष्ण कटिबंधीय वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। फिर से स्तंभ एक और स्तंभ बी का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ये स्तंभ है ए और ये बी है। इसमें है मलोका, पिरान्हा, रेशम कीट पालन और काजीरंगा। यहाँ है मत्स्य, ढालू छत, असम और सेरिकल्चर। ठीक है, तो मलोका क्या है? मलोका ढालू छत है, पिरान्हा मत्स्य से संबंधित है, रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहते हैं, और काजीरंगा आप जानते हैं कि ये असम में है। तो 32 का जो राइट आंसर है क्या है? अब तो आप जान ही गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर, मैं ऑप्शन ठीक कर लेता हूँ। हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ओके, इसका राइट आंसर डी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया मलोका, ढालू छत, पिरान, मत्स्य, रेशम कीट, सेरिकल्चर और काजीरंगा असम में। तो इसका डी राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है,
साफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है। शीतोष्ण कटिबंधीय में घास का जो ग्रासलैंड है उसका उदाहरण है। तो हमारे पास ऑप्शन है सवाना, कंपोज, स्टेपी और लानोज। तो इसका जो राइट आंसर है सी, स्टेपी। चलो क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 फिर से स्तंभ वाला है। स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। हमारे पास ऑप्शन है, स्तंभ एक में ऑप्शन है एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, और स्तंभ बी में है डरबन, लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर। अब आप देखें, एशिया में सिंगापुर कहाँ है? एशिया में है। उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर है, अफ्रीका में डरबन है और यूरोप में लंदन है। तो आप इसको भी नोट कर लें, ठीक है। ऑप्शन को तो आप नोट करेंगे, इसको भी आप जो मैं टिक लगा रखें आप इसको भी नोट करें। तो 34 का जो राइट आंसर है वो है, मैं ऑप्शन ठीक कर लेता हूँ पहले, हाँ 34 का जो राइट आंसर है वो है सी, एशिया में सिंगापुर, अमेरिका में न्यूयॉर्क, अफ्रीका में डरबन, यूरोप में लंदन। तो राइट आंसर सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं हम। मैं पहले एडजस्ट कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। निम्नलिखित कथनों में असत्य चुनिए, फिर से आपको इनकरेक्ट चूज करना है। तो ऑप्शन हमारे पास, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर निवास करती है। जो 90% जनसंख्या है वो 30% भूमि पर निवास करती है, बिल्कुल सही है। कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना आदि कार्यों के लिए भूमि का उत्पादनकारी उपयोग भूमि उपयोग कहलाता है, ठीक है। निजी भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, नहीं, प्राइवेट लैंड को कम्युनिटी लैंड नहीं कहते हैं। जल का अभाव, जल के अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण, ये भी सही है। तो इसका जो 35 का जो राइट आंसर है वो है, जो असत्य है उसमें यही है, सी, ठीक है। 35 का सी। 36 देख लेते हैं। विश्व का फलोद्यान कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश या टैगा प्रदेश। तो जो फलोद्यान है वो कहाँ है, किसको कहा जाता है? बी को, ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। ये भी स्तंभ वाला है। पहले मैं, हाँ आपको दिख रहा है स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान करना है आपको। यहाँ आपको अग्नेय शैल, अवसादी, केंद्रित और जीवाश्म ये दे रखे हैं, और इधर उनके ऑप्शन बी में दे रखे शैलों की परतों में दबे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष, शैलों का उच्च ताप एवं शैल दाब के कारण नए रूप में परिवर्तन, द्रवित मैग्मा का ठंडा होकर शैल का निर्माण, अवसाद से निर्मित शैल। तो आग्नेय शैल क्या है? आग्नेय शैल ये होगा थर्ड, ठीक है। अवसादी शैल क्या होती हैं? उससे पहले डी वाला देख रहे हैं, ये जीवाश्म से संबंधित है, ठीक है। अवसादी शैल अवसाद से निर्मित होती है, और केंद्रित शैल ये है। तो 37 का जो राइट आंसर है, मैं ऑप्शन निकाल लेता हूँ, वैसे आपको आइडिया तो आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है ए, ठीक है। अवसादी शैल अवसाद से निर्मित होती है, समझ रहे? और शैलों के उच्च दाब के कारण क्या हो जाती है? केंद्रित हो जाती है, ठीक है। और मैग्मा से आग्नेय शैल आती है, ठीक है। और जीवाश्म क्या है? जो रॉक्स के अंदर दब जाते हैं उनको हम जीवाश्म कह लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ए है। आप इसको स्तंभों को भी नोट कर लेंगे। चलिए 38 देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किसका परिणाम है? तापमान में वृद्धि, बर्फबारी में वृद्धि, तापमान में कमी, शीत में वृद्धि। तो इसका जो राइट आंसर है ए, तापमान में वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। 39 देख लेते हैं। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश है चीन, भारत, नॉर्वे, वेनेजुएला। तो इसका जो राइट आंसर है सी, नॉर्वे, ठीक है। इसका राइट आंसर नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, और ये एसएसटी का अंतिम प्रश्न होता है। आप जैसे जानते ही हैं कि ये एसएसटी का ये जो 100 मार्क्स के होते हैं उसमें एसएसटी का अंतिम प्रश्न होता है। आप जानते हैं इसमें 40 मार्क्स के एसएसटी, 20 मार्क्स का मैथ्स और 40 मार्क्स का साइंस। तो ये 40 मार्क्स का ये हमारा अंतिम प्रश्न, एसएसटी का अंतिम प्रश्न रहेगा, ठीक है। एसएसटी में सारे आते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी आ जाते हैं,
ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कीजिए और सही विकल्प चूजिए। तो सबसे पहले मैं ज़रा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब आपको पूरा प्रश्न दिख रहा है। तो पेटेंट, यहाँ स्तंभ एक में है पेटेंट, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन और जैव मंडल निश्चय। ठीक है, तो इधर दे रखे हैं स्तंभ बी में है विश्व नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। सेकंड है लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक, विचार तथा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, किसी कौशल को करने अथवा वस्तु बनाने के नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग। तो पेटेंट क्या है? ये है। ठीक है, प्रौद्योगिकी क्या है? ये है। ठीक है, मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन, लोगों की संख्या और जैव मंडल ये है। समझ रहे? तो चलिए अब आप आसानी से जान पाएंगे कि 40 का जो राइट आंसर क्या रहेगा। 40 का राइट आंसर है ए। पहले मैं साहब, हाँ ये ए है। ठीक है, ए का थर्ड होगा। समझ रहे? ये रहेगा। चलिए अब यहां से हमारे मैथ्स के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट, अगर इससे पहले हम मैथ्स के प्रश्नों को शुरू करें, अगर आप अभी तक भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अवश्य लाइक करें। अपने जो फ्रेंड हैं उनको से भी इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि इसमें मैं सिर्फ आपको आंसर बताने वाला हूं कि जैसे इसका राइट आंसर क्या होगा या दूसरे वाले क्या होगा। अगर आपको इस पे कि किस प्रश्न का आंसर अगर मान लो 41 का ही अगर मैं बताऊं आपको, तो 41 का जो राइट आंसर है वो डी है। अगर डी क्यों आया, अगर आपको इस पे भी एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं उस पर सिर्फ मैथ्स के लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि जब मैं अगर मैथ्स से जो पिछली वीडियो हमने बनाए तो उसमें मैथ्स को भी अगर उसके सोल्यूशन दिए तो वीडियो बहुत लंबा हो गया था। तो इसलिए मैं इसमें सिर्फ आंसर बताऊंगा। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं एक इस पर अलग सा मैथ्स वाले क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर और 60 तक जो 20 क्वेश्चन होते हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो है डी, एक। क्वेश्चन नंबर 42 है कि दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि उनका क्षेत्रफल समान होता है, उनका परिमाप समान होता है, उनकी लंबाई समान होती है, उनकी चौड़ाई समान होती है। तो 42 का जो राइट आंसर है वो है सी, उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, इसमें भी स्तंभ आगे हैं। स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान है, आपको मिलान करना है। यहाँ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा चौड़ाई ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। वर्ग का परिमाप भुजा का वर्ग या 4 गुणा भुजा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपके लिए आसान हो गया। तो 43 का जो राइट आंसर है, मैं ऑप्शन निकाल लेता हूँ फिर। हाँ, 43 का जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, आप इसको भी नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि ए बी बराबर ए सी, तो पी का मान क्या है। तो ये जो पी है इसका मान क्या है। तो इसका 44 का जो राइट आंसर है 129 डिग्री, 129 अंश। 129 अंश कैसे आया, तो आप अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं नया वीडियो बनाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है 45 का जो राइट आंसर है वो है डी, ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है वो है ए 10, इसका राइट आंसर। अगर आप, ये तो बहुत ईजी सा है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इसमें से इसको घटा दीजिए और फिर इससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो राइट आंसर 10 आएगा। ओके, नहीं आया समझ में तो बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 47 को क्या कहते हैं हम। 47 का जो राइट आंसर है वो है साहचर्य। ठीक है, आप नोट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 48 है, ये पाइथागोरस से संबंधी है। पाइथागोरस त्रिक जिसका सबसे छोटा नंबर 8 है होगा। पाइथागोरस के आप पर में जानते हैं कि
पाइथागोरस की प्रमेय। ठीक है, तो अगर जो सबसे छोटा वाला तरीका है ये अगर 8 है तो बाकी क्या होंगे, तो 48 का जो राइट आंसर है वो है सी। ये 15 का होगा और ये 17 का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण 30 डिग्री है तो उसके दो कोणों का मान क्या होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, उसमें से 30 डिग्री एक कोण माना बात ये कोण है, तो एक कोण हमने घटा दिया तो अब रहा 150 डिग्री। समद्विबाहु त्रिभुज है यानी दो कोण बराबर होने चाहिए, तो 150 को हम बटे 2 करेंगे तो 75 आ जाएगा, यानी ये दो कोण 75 डिग्री के होंगे और ये कोण 30 डिग्री का होगा। ओके, अगर नहीं समझ में आए तो आप बताएं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। यदि छायांकित त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो समांतर त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि 50 का जो राइट आंसर है वो है डी, 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, हम 51 देख लेते हैं। आयुषी 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है तो वह 2 सहित 1/5 घंटे में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगी। तो 51 का जो राइट आंसर है वो है ए, वो 11/15 भाग पढ़ लेगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का ये सवाल है, इसको आप सॉल्व करेंगे। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। 52 का जो राइट आंसर है वो है बी, 8 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 8 इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक मिश्र धातु में तांबे और जिंक का अनुपात 11:7 है। यदि मिश्र धातु में तांबे का वजन 24.2 ग्राम है तो मिश्र धातु में जिंक का वजन क्या होगा। तो 53 का जो राइट आंसर है वो है बी, 15.4 ग्राम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 54 देख लेते हैं। दिए गए चित्र में यदि AOB संरेखी हो तो त्रिभुज BOC का मान ज्ञात कीजिए। BOC का मान आपको ज्ञात करना है। तो 54 का जो राइट आंसर है वो है बी, 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। दी गई आकृति का परिमाप, यानी ये भी आकृति और ये भी आकृति, इसका आपको परिमाप निकालना है। तो 55 का जो राइट आंसर है वो है सी, 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। एक कार 20 लीटर में 300.20 किलोमीटर, 300.20 किलोमीटर दूरी तय करती है तो वह कार 1 लीटर में कितने दूरी तय करेगी। तो आप ये तो आसान है, ये तो आपको आ ही गया होगा, अपॉन 20 कर लेंगे बस। ठीक है, तो 56 का जो राइट आंसर है वो है बी, ये वो 1 किलोमीटर में इतनी दूरी चल पाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 57 का जो राइट आंसर होगा वो है डी, 28 आएगा। 58 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, k + 8 = 22 तो 6k - 59 का मान होगा। ये भी आंसर आसान है। k + 8 बराबर 22, तो k का मान क्या होगा, बराबर 22 - 8, 14। ठीक है, अब k का मान निकल गया ना, k का मान 14 आ गया। अब ये आसान है, 6k गुणा गया 14 - 59, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें से 59 माइनस कर दीजिए। तो 58 का जो राइट आंसर है वो है ए, 25। ठीक है, 25 आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, यदि किसी संख्या के 3/4 में 7 जोड़ने पर परिणाम 34 प्राप्त होता है तो वह संख्या होगी। तो 59 का जो राइट आंसर है वो है डी, 36 होगी वो। ठीक है, वो संख्या 36 होगी। चलिए मैथ्स का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। आंकड़ों 26, 42, 18, 21
27, 31, 38 का माध्यक है। मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। 26, 42, 18, 21, 27, 31, 38 का माध्यक होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 60 का वो है बी 27। ये भी आसानी प्रश्न है। पहले आप इनको पहले सबसे छोटा 18, 21, उसके बाद 26, फिर 27, फिर 31 और फिर 38 कर लेंगे और फिर इसका माध्यक निकाल लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 27 है। चलिए, अब ये हमारे मैथ्स के प्रश्न पूरे हुए। अब यहाँ से हमारे 61 से हमारे ये अब साइंस के चलेंगे। ओके, आप प्रत्येक प्रश्न को नोट करते जाइए। जो प्रश्न समझ में नहीं आता है आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, ठीक है, मैं वहाँ उनका आंसर दूंगा। अगर जो मैथ्स के जो जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको लगता है कि यार ये प्रश्न कैसे, इसका आंसर ऐसा कैसे आया, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं उनका आंसर वहाँ देने का प्रयास करूँगा। उस पर एक नया सा वीडियो बनाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। और 61 देखने से पहले अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए, 61 को देख लेते हैं। उर्वरकों में पाए जाने वाले 3 मुख्य पोषक तत्व हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, कार्बन और सल्फर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, 61 का राइट आंसर सी। 62 देख लेते हैं। जब एक सेब काटा जाता है तो वह कुछ समय पश्चात भूरे रंग का हो जाता है। आपने सेब काटा होगा, थोड़ी देर बाद भी छोड़ दिया तो वो हल्के से भूरा हो जाता है। तो इसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो इसमें हमारे पास है उपचयन, अपचयन, ऊर्ध्वपातन, अपघटन। तो इसका जो राइट आंसर है ए, उपचयन। ठीक है, तो सेब काला क्यों होता है? कौन सी रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है? उपचयन, उसके अभिक्रिया को उपचयन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है? यानी इनमें से किस में सूक्ष्म जीवों का जो माइक्रोजम्स हैं या माइक्रोबैक्टीरिया हैं उनका प्रयोग किस में नहीं किया जाता है? तो केक बनाने में बिल्कुल होता है, क्योंकि खमीर तो बनेगा ही नहीं। दवाइयों के लिए एंटीबायोटिक बनाने में होता है, पानी के शुद्धिकरण में, मिट्टी की उर्वरता के लिए भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, पानी के शुद्धिकरण के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। इसके पेस्ट को अम्ल व क्षारक में अलग अलग मिलाने पर कौन सा रंग दिखाई देगा? हमारे ऑप्शन है अम्ल और क्षार दोनों में पीला दिखाई देगा, अम्ल में पीला और क्षार में लाल, अम्ल में गुलाबी और क्षार में पीला, अम्ल में लाल और क्षार में नीला। तो इसका जो राइट आंसर है अम्ल में पीला और क्षार में लाल। आपने देखा होगा अगर आपकी व्हाइट शर्ट पे हल्दी लग जाती है, ठीक है, गलती से अगर हल्दी लग जाती है और आप तुरंत उसको साबुन से धोते हैं तो वो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि साबुन में आप जानते हैं उसमें क्षार होता है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करता है, अम्ल में वो पीला रंग देगा और क्षार में वो लाल रंग देगी हल्दी। ठीक है, तो इसका तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कमीज पे नहीं, आप अपनी हैंकी आदि पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। 65। निम्न में से अधातु का सही जोड़ा है? अधातु, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है लोहा तथा तांबा, पहला ये युग्म है, दूसरा है कार्बन तथा ऑक्सीजन, सोडियम तथा गंधक, फास्फोरस तथा जस्ता। तो इसका जो राइट आंसर है बी, कार्बन तथा ऑक्सीजन। ठीक है, बाकी सही नहीं है। ठीक है, लोहा तथा तांबा भी नहीं है, सोडियम और गंधक भी नहीं है, फास्फोरस और जस्ता भी नहीं है, तो ये सही जोड़ा है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 66। एक अदीप्त ज्वाला दिखाई देती है। अदीप्त, ठीक है, तो लाल, नीली, सफ़ेद, गुलाबी। तो 66 का जो राइट आंसर है वो है बी, नीली। और दीप्त ज्वाला कैसे दिखाई देगी? ये ल्यूमिनस वाली कैसे दिखाई देगी? आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, अदीप्त तो मैंने बता दिया है, लेकिन दीप्त वाली कैसी दिखाई देगी? क्या दीप्त होती है? तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। निम्न कथनों को पढ़िए और सही कथन को छांटिए।
धातु को पीटकर पतली चादर बनाने को तन्यता कहा जाता है। नहीं, आपको सही छानना है ना इसमें। स्टील ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। नहीं, स्टील तो है ही नहीं। अधातु ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल निर्मित करती है। सिल्वर कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है। ये भी नहीं। तो 67 का जो राइट आंसर होगा वो है सी। ठीक है, इसका राइट आंसर सी है। नोट करते रहे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। चीनी का विलयन बनना भौतिक परिवर्तन है। सही। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। सामान्यतः लिख रहा है तो ठीक है। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। सही है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः लिख रहा है उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ए बी सी, बी वाला सही है। ए बी सी डी। अगर ये सामान्यतः नहीं लिख रहे होते तो ये वाला सही होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है दही, सिरका, इमली तथा चींटी के डंक में पाए जाने वाले अम्लों को सही क्रम में छांटिए। तो दही में लैक्टिक अम्ल सही, सिरका में एसिटिक अम्ल सही, नहीं, इमली में फॉर्मिक अम्ल नहीं होता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है तो इसका सही नहीं है, और चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है। तो ऐसा सिर्फ डी में है। ये देखिए, लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल और चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। आप नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 4 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, तो इसको नोट करें। हो सकता है कि जो आप पेपर देने वाले हैं उसमें ये मिलान के लिए आ जाए कि स्तंभ ए और स्तंभ बी में मिलान के लिए आ जाए, तो आप ये अवश्य नोट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग मृदा को बनाता है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर उसमें अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का हम प्रयोग कर देंगे तो जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। तो 70 का जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है समुद्र समीर सी ब्रिज। ये ध्यान पे रखिए, ठीक है। किस संबंध में सही कथन चुनिए? थल से समुद्र की ओर बहने वाली ठंडी वायु नहीं, वह थल से समुद्र की ओर बहने वाली गर्म वायु नहीं, यह समुद्र से थल की ओर चलने वाली ठंडी वायु, यह समुद्र से थल की ओर चलने वाली गर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, 71 का सी, जो समुद्र समीर या सी ब्रिज कहते हैं, तो वो सी राइट आंसर है। ओके, 72 देख लेते हैं। जमीन में पानी की रिसने की प्रक्रिया कहलाती है अवसादन, अवशोषण, अंतःस्यंदन, भौम जल स्तर। तो 72 का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है निम्न में से कौन से रसायन जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है? रसायन जल को शुद्ध करने के लिए तो ऑक्सीजन एवं ओजोन, ओजोन और क्लोरीन, क्लोरीन और ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है बी, ओजोन और क्लोरीन का प्रयोग हम जल को शुद्ध करने के लिए करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया हेतु निम्न में से आवश्यक नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आता है, बहुत परीक्षाओं में आता है। सिर्फ न केवल इसी परीक्षा में आने के चांस हैं, बल्कि बहुत सारी जो भविष्य में आप परीक्षाएं देने वाले हैं उसमें उसके लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो है ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। चलिए 72 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में रंध्रों से वाष्प के रूप में अत्यधिक जल की हानि होती है? तो श्वसन, परिसंचरण, वाष्पो उत्सर्जन, उत्सर्जन। तो इसका जो राइट आंसर है सी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पानी की हानि होती है, जल की हानि होती है, वो यहीं से होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से कौन सा नर हार्मोन है? तो इसका जो राइट आंसर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 यदि टैडपोल की थायराइड ग्रंथि को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन दिखाई देगा? टैडपोल वयस्क मेंढक में बदल जाएगा, टैडपोल लार्वा में बदल जाएगा, टैडपोल वयस्क में विकसित नहीं हो सकेगा, कोई परिवर्तन नहीं। तो इसका जो राइट आंसर सी,
77 का राइट आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से परिरक्षक के रूप में यानी प्रिजर्वेशन कहेंगे उसको, प्रिजर्वेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता। साधारण जल, शर्करा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बेंजोएट। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी सी है। ठीक है, बाकी सबका प्रयोग हम प्रिजर्वेटिव के रूप में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ें नए पौधे को जन्म दे सकते हैं? डहेलिया, आलू, ब्रायोफिलम, गुलाब। तो सी राइट आंसर है। ठीक है, इसकी जड़ें नए पौधे को जन्म दे सकती हैं। क्वेश्चन नंबर हम 80 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक लिंगी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या है? एक लिंगी पुष्प वाले पौधों का सही समूह चुनिए। तो मक्का, गुड़हल, पिटनिया, मक्का, मटर, पपीता, पिटनिया, गुलाब, पालक, मक्का, पपीता, किरहा। डी राइट आंसर है। ठीक है, ये डी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। और ये स्तंभ ए से स्तंभ बी के मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका स्तंभ ए है, स्तंभ ए में केंचुआ, मेंढक, तिलचट्टा और मछली है। स्तंभ बी में उनके श्वसन लेने वाले अंग गलफड़े, श्वसन नाल, नम त्वचा और फेफड़े। तो केंचुए के पास क्या होते हैं? नम त्वचा होती है। मेंढक के पास फेफड़े होते हैं, तिलचट्टा के पास श्वसन नाल होती है और मछली के पास गलफड़े होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। इसको आप जो स्तंभ वाले मैंने पहले ही बताया आपको कि आप इसको सारा को नोट करेंगे। खरगोश में आहार नाल का कौन सा भाग सेलुलोज की पाचन से संबंधित है? तो रुमेन, ग्रहणी, सीकम और ग्रसनी। तो 82 का जो राइट आंसर वो है सी, सीकम। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। 83 बृहद स्तर पर अनाज के भंडारण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। जो बहुत बड़े स्तर पर अगर भंडारण करना तो किसका प्रयोग किया जाता है? जूट बैग, नहीं, बड़े पात्र, टाट के बैग, साइलो। तो डी इस राइट आंसर है। ठीक है, साइलो का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? टाइफाइड, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस या पीलिया। तो 84 का राइट आंसर बी, मलेरिया। मलेरिया क्या होता है? प्रोटोजोआ से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अल्कोहल का निर्माण होता है? तो ये तो सी है, फर्मेंटेशन। ठीक है, ये इसका जो राइट आंसर है सी, फर्मेंटेशन से अल्कोहल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मनुष्यों में स्रावित नहीं होता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। डी राइट आंसर। ये पादप हार्मोन है। ठीक है, समझ रहे, ये पादप हार्मोन है, इसलिए ये मनुष्य में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस सिंचाई विधि में पानी बूंद बूंद करके सीधा पौधों की जड़ों में गिरता है? छिड़काव विधि, चैन पंप, ड्रिप विधि। ठीक है, ड्रिप सिस्टम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। सरल लोलक के दिए गए आरेख में सरल लोलक के दिए गए आरेख में बॉब द्वारा एक्स से जेड तक लिया गया समय टी है। ठीक है, ये टी है और जेड से ओ तक जाने का समय स्मॉल टी है। इस सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ये है। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं वहाँ आपको डिटेल में बता लूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। डेविड एक समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा है। जो दर्पण है उसमें वो अपना प्रतिबिंब देख रहा है। दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच 4 मीटर की दूरी है। जो दर्पण और उसका जो प्रतिबिंब है, मान बात ये मिरर है तो प्रतिबिंब यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बन रहा था, तो इसकी दूरी 4 मीटर थी। तो यानी वो सीधी सीधी बात यहाँ 4 मीटर आगे खड़ा होगा। ठीक है, समझ रहे। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड और उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी कितनी है? थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन है ये। मान बात ये दर्पण है। ठीक है, पहले वो दर्पण और प्रतिबिंब के बीच में 4 मीटर की दूरी थी। ठीक है, ये 4 मीटर की दूरी थी, यहाँ पे वो खड़ा है तो ये 4 मीटर की दूरी थी, यानी वो 4 मीटर इधर खड़ा है।
अब वो क्या कर रहा है कि वो 1 मीटर इधर चला तो 3 मीटर है, ठीक है। अब वो यहाँ पे, अब इस और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, ये भी 1 मीटर आगे खिसक गया तो ये यहाँ पे पहुँच गया, तो 3 मीटर यहाँ से शीशा और 3 मीटर यहाँ से प्रतिबिंब, यानी टोटल दूरी 6 मीटर हो गई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है 6 है। नहीं समझ में आए तो आप बताएंगे, पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, दिए गए चित्र में परावर्तन कोण का मान होगा। यहाँ पे देखो ये आपतन कोण परावर्तन कोण बना रखे 70 डिग्री है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा, तो यहाँ पे 70 दे रखा पूरा, तो इसका आधा कर लेंगे, ठीक है। 35 डिग्री का आपतन कोण, 35 डिग्री का परावर्तन कोण, तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में से समय को मापने की सबसे छोटी इकाई है। इनमें से समय को मापने की सबसे छोटी इकाई मिली सेकेंड, ठीक है, समझ रहे। मिली सेकेंड, सेकेंड, घंटा, दिन में, इनमें सबसे छोटी इकाई जो यहाँ पे दे रखी, इनमें सबसे छोटी इकाई मिली सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 92 कथन और कारण वाला है, दोनों ओर खुली एक मुड़ी हुई पाइप से मोमबत्ती की लो नहीं दिखाई जा सकती है, यानी नहीं दिखाई, अगर पाइप ऐसा मोड़ा है, यहाँ पे इस मोमबत्ती जला रखी है और यहाँ से हम दिखेंगे तो हमको नहीं दिखेगी। कारण उसका, प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलता है, कि आप जानते हैं प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में गति करता है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दे रखे 92 वाले में, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है, तो ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। आप नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 93 फिर से मिलान वाला है, स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। इधर दाव, संपर्क बल, बल, आवृत्ति, प्रति सेकंड, न्यूटन, बल और घर्षण। तो 93 का जो राइट आंसर वो है सी। आप इसको मिलान कर लेंगे, मैंने आपको सीधा आंसर बता दिया, आप इसको मिलान कर लीजिए कि आवृत्ति जैसे प्रति मीटर सेकंड होती है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी पर सेकंड में काउंट होती है, तो आप इसको स्वयं कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 है, आसमान में इंद्रधनुष देखा जा सकता है। कब देखा जा सकता है? जब सूर्य आपके सामने हो, जब सूर्य आपके पीछे हो, जब सूर्य सिर के ऊपर हो, केवल सूर्योदय के समय। तो इसका जो राइट आंसर है बी, जब सूरज आपके पीछे हो, जब सूर्य आपके पीछे होना चाहिए तब जाके ही आपको इंद्रधनुष दिख सकता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 95, ध्वनि की प्रबलता को मापने की इकाई है मीटर पर सेकंड, मीटर, डेसिबल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है सी, डेसिबल, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता को नापने के लिए हम डेसिबल में नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, एक उपकरण जो समतल दर्पणों के बहुलित परावर्तन पर कार्य करता है और एक सुंदर पैटर्न बनाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? पेरिस्कोप, दूरदर्शी, क्लाइडोस्कोप्स, पिनहोल कैमरा। तो इसका जो राइट आंसर है सी, क्लाइडोस्कोप। उसको क्या कहते हैं? जिसमें खूब बेहतरीन पैटर्न बन जाते हैं, ठीक है। दर्पणों को इस ढंग से लगाया जाता है कि उनमें क्या जो पैटर्न बनेगा वो बहुत सुंदर बनता है, तो उस पैटर्न को हम कहते हैं क्लाइडोस्कोप, ठीक है। 96 का जो राइट आंसर है वो है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। किसी पिंड पर लगाया गया बल उसे विराम में ला सकता है, उसे गति कर सकता है, उसे उसकी गति घटा सकता है, उपरोक्त से, तो ये सब कुछ कर सकता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ आगे से दौड़ के आ रही है, आप उसको रोकेंगे, बॉल बहुत तेज़ी से आ रही है, आप उसको रोकेंगे, बल लगाएंगे तो वो बॉल रुक जाएगी, विराम में आ जाएगी। बॉल चल रही है और आपने उस पर और धक्का दिया तो वो क्या हो जाएगा? अगर पत्थर गिर रहा है, आपने उसको और पुश किया तो उसकी गति बढ़ जाएगी। उसकी गति घटा सकते हैं, अगर हमने उसको हल्का सा छू दिया, ठीक है, जैसे गाड़ी के पहिए पे ब्रेक लगा दें तो धीरे धीरे उसकी गति घट सकती है। तो इसका 97 के, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। एक कार उत्तर दिशा की ओर गति कर रही है, सड़क की सतह के कारण उस कार पर लगने वाला बल की दिशा होगी, यानी वो उत्तर की दिशा की ओर गति कर रही थी, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन होगा वो उसके ठीक उल्टे होगा, तो उत्तर का उल्टा दक्षिण, तो इसका जो राइट आंसर डी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, एक कीट अपने पंखों को प्रति सेकंड 500 कंपन की औसत दर से कंपन कर ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। तो कंपन का आवर्तकाल होगा, तो ये इसका फॉर्मूला निकालेंगे 1/500, ठीक है।
अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी, 0.002 सेकेंड। ठीक है, तो एक कंपन करने में उसको इतना टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं और ये आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। ठीक है, अगर आप अपने स्टूडेंट, अगर आपने अपने पेपर को मिलाया है, आप इस वीडियो को अपने पेपर को मिलाने के लिए देख रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। किसी कार द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए कार में स्थापित उपकरण कहलाता है, यानी कार कितनी दूर चली। ठीक है, कि जैसे हम कार में देखते हैं कि 1000 किलोमीटर चल गई, तो उसको जो ये बताता है हमको कि कार 1000 किलोमीटर चली गई, तो उसको चल पड़ी, तो उसको क्या कहते हैं? तो बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, एनेमोमीटर्स या ऑडोमीटर, तो उसको कहते हैं हम डी, ऑडोमीटर। कुछ स्पीडोमीटर तो स्पीड दिखाता है कि कार की गति कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो, आपको नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो वहाँ भी आप इसके लिंक को, इस वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।